मेरा नाम डॉक्टर अजय है। जब मैं 10 साल का था, तब एक हादसे में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। इसलिए मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया था। परंतु मेरे पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर गांव भाग गया। कुछ समय बाद मेरे पिता मेरी पत्नी को मेरे पास छोड़ गए। पर जब मुझे अपनी पत्नी की सच्चाई पता चली, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो आज सुमेश अस्पताल में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे थे। शांति उनकी पत्नी उस छोटे से कस्बे के एकमात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। वही अजय, उनका 10 वर्षीय पुत्र, आंखों में आंसू भरे अपनी माँ के सर पर हाथ फेर रहा था। सोमेश की आंखों के सामने आज सुबह का दृश्य घूम रहा था। गांव के छोटे से घर से कितना प्यारा परिवार था उनका। प्यारी सी पत्नी और चंचल सा बेटा। बहुत खुश थी अपने छोटे से संसार में और सीमित आय में। कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। थोड़ी जमीन भी थी जो किराए पर दी हुई थी। बेटा गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। बहुत होशियार और हमेशा अव्वल आने वाले बेटे पर उन्हें बड़ा नाज था। आज सुबह जब वह दुकान के लिए निकलने लगे, तो शांति उन्हें छोड़ने वहां तक आई। बारिश की वजह से घर के सामने थोड़ी फिसलन थी। शांति ने मुस्कुराते हुए उन्हें वादा किया और खुद अंदर जाने के लिए मुड़ी। सुमेश की आंखों के सामने ही उसका पैर फिसला और वह सीधे आंगन में गिरी। एकदम से भागकर जितनी देर में सुमेश उसे उठाने की कोशिश करते, उतनी ही देर में शांति के शरीर से निकले खून से आंगन लाल हो गया चुका था। आवाज सुनकर अजय भागता हुआ आया और माँ की हालत देख बहुत घबरा गया। सुमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अस्पताल करीब 20 किलोमीटर दूर कस्बे में था। इसी तरह गांव के एकमात्र ट्रैक्टर में लिटाकर हॉस्पिटल लाया गया। तब तक शांति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने देखकर ही जवाब दे दिया था। अब पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और मरीज को लाने में देरी के चलते कुछ कर पाना मुश्किल था। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते। काश मेरे पास एक गाड़ी होती, तो मैं शांति को जल्दी ला पाता। काश मेरे घर के आगे पक्की सड़क होती, तो शायद यह दुर्घटना नहीं हुई होती। सोमेश बार बार खुद को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए शायद पर्याप्त जरूरतें और साधन उपलब्ध नहीं कराए, जिसके चलते आज ये सब हो गया। वही अजय अपनी गीली आंखों से देख रहा था कि डॉक्टर किस तरह उसकी मां को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि काश हॉस्पिटल उसके गांव में होता। 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार शांति ने हार मान ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सुमेश और अजय एक दूसरे का हाथ थाम के रोते रहे। अजय तो माँ के इस तरह चले जाने से पागल सा हो गया। उससे तो यह दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। हृदय की टीस कम नहीं हो पा रही थी। वही सोमेश भी अपनी पत्नी के गम में अंदर तक टूट गया था। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को तसल्ली दे देकर संभाल रहे थे। कुछ दिनों तक दोनों दुख में डूबे और फिर एक दिन आक्रोश में आकर सुमेश ने एक फैसला लिया। अपनी दुकान और जमीन बेचकर जब सुमेश ने गांव से बाहर कदम रखने का सोचा, गांव छोड़कर जाते हुए उन्होंने शांति से वादा किया। शांति जी, पैसों के अभाव में मुझे तुम्हें खोना पड़ा। मैं वादा करता हूँ कि वह अब अभाव मैं अपने बेटे को नहीं होने दूंगा। मैं सब छोड़कर शहर चला जाऊंगा और सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे बेटे के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। अब कभी भी मैं गांव वापस नहीं आऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि उनका हाथ थामे उनका बेटा भी अपनी माँ से एक वादा कर रहा था। माँ, जिस तरह तुम्हें इलाज के अभाव में मुझे खोना पड़ा, मैं कोशिश करूंगा कि औरों को यह दिन ना देखना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि गांव में इलाज उपलब्ध करवाऊंगा। मैं वापस लौटकर फिर गांव जरूर आऊंगा। अपने अपने वादे के साथ दोनों पिता पुत्र जीवन के सफर पर निकल पड़े। जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने के लिए सुमेश अजय को लेकर बनारस चला आया। एक कमरा किराए पर लेकर छोटी सी गृहस्थी दोबारा बसाई। जो थोड़े पैसे थे, उससे कपड़ों का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। सोमेश की मेहनत और बुद्धि के बल से हो या भाग्य लक्ष्मी की कृपा से, 2-3 वर्षों में ही व्यापार फलने फूलने लगा। एक कमरे के मकान से एक किराए के फ्लैट में
उनकी गृहस्थी पहुंची। अजय का एक सरकारी स्कूल से बनारस के एक बड़े स्कूल में दाखिला हो गया। पढ़ने में तो वह पहले ही मेधावी था, अब उसे और संवरने का मौका मिला। सुमेश ने पैसे कमाने की धुन में रात दिन एक करना शुरू कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में सुमेश के व्यापार का प्रचार बढ़ता गया और अजय शिक्षा के लिए आयाम छूता गया। लेकिन दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। कई कई दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं होती। शहर में एक बड़ी कोठी, जिसमें अनेकों कमरे, कई नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, कुछ नहीं था। तो वह पुराना प्यारा सा समय, वह अपनापन और वह साथ। 15 साल गुजर चुके थे। आज अजय डॉक्टर बन चुका था, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। सुमेश आज बहुत खुश थे। बहुत गर्व था उन्हें अजय पर। आज शाम अजय को एक खास तोहफा देने वाले थे। बनारस के एक बड़े इलाके में उन्होंने नर्सिंग होम बनाने के लिए एक जमीन खरीदी थी। अजय जब घर पहुंचा तो इतने दिनों बाद पिता को घर में इंतजार करते देख उसकी आंखों में नमी आ गई। सुमेश ने जब उसे गले से लगाया तो दोनों के आंसू रुक न सके। बड़े दिनों बाद पिता पुत्र ने साथ खाना खाया। उसके बाद सुमेश ने कहा, अरे बेटे, तुमने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा कहकर उन्होंने नर्सिंग होम का नक्शा टेबल पर फैला दिया। देखो, मैंने यह बनवाया है। तुम्हें इसमें जो भी कुछ बदलना है बता दो। पापा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं बनारस में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। बनारस में नहीं, फिर क्या? तुम विदेश जाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं पापा, मैं विदेश नहीं, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। गांव? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मृदुभाषी सुमेश उत्तेजित हो उठे। गांव में क्यों जाओगी? वह क्या है? गांव ने हमें दिया ही क्या है, दुख के सिवा? गांव ने क्या दिया है यह मैं नहीं जानता, पर मैं जरूर वहां कुछ देना चाहता हूँ। केवल वही नहीं, उसके आसपास के इलाके में भी। मैंने एक संस्था से बात की है, वही मुझे मदद करेंगे। अजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार भी उस दुख और कष्ट से गुजरे। मैं इतने सालों से यही लक्ष्य लेकर रात दिन एक कर रहा हूँ। पापा, मेरा लक्ष्य कुछ और है, और उसमें किसी परिवार के लिए कोई जगह नहीं। गुस्से में लगभग चीखते हुए सुमेश ने कहा, तुम्हें कुछ एहसास भी है? तुम क्या कह रहे हो? परिवार के लिए जगह नहीं मतलब? मतलब यही कि मैं अपना जीवन अपने लक्ष्य के साथ बिताना चाहता हूँ, शादी करके खुद को बांधना नहीं। इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अजय, पहले तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो, ऊपर से यह बचकानी जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं पापा, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं इस बेतुके जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ, कहकर अजय अपने कमरे की ओर चल दिया। सुमेश जैसे सब कुछ हारकर सोफे पर गिर पड़े। जिंदगी के सफर में दोनों बाप बेटे के रास्ते अलग हो चुके थे। सुबह होते ही अजय कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी बाइक पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। करीब 6 घंटों का सफर करके शाम को वह अपने गांव पहुंचा। 15 सालों में काफी कुछ बदल गया था। उसे देखकर अच्छा लगा कि कुछ सड़कें पक्की थी, कुछ घर भी बड़े और पक्के हो गए थे। उसके पुराने स्कूल की इमारत टूटी सी पड़ी थी, पर एक नया स्कूल भी खुल गया था। थोड़ा ढूंढते हुए वह अपने पुराने घर के सामने पहुंचा। घर टूटा फूटा पड़ा हुआ था। गांव के इस हिस्से में शायद अब कोई नहीं रहता था। अजय की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर वहां रुककर वह आगे बढ़ा। वहां से कुछ 10 किलोमीटर दूर एक खेत के बीचों बीच एक छोटा सा घर उसकी मंजिल थी। बनारस के स्कूल का उसका पुराना दोस्त गौरव के दादा का घर था, ये जो कई सालों से खाली पड़ा था। अजय के गांव आने की बात सुनकर उसने कहा कि वह इस घर में रहे और यहाँ से अपने नए जीवन की शुरुआत करे। अजय ने जब उससे किराया देने की बात की तो उसने एक लात, घूसा और गालियां दी। और तो और 2 दिन तक अजय से बात भी नहीं की। हार कर अजय को मानना ही पड़ा। गौरव की हरकत सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां एक बूढ़ा चौकीदार और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहते थे। निचली मंजिल में एक बड़ा बरामदा, एक हॉल और एक कमरा था।
बरामदे से सीढ़ियां ऊपर गई थी। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा बेडरूम था, जिसमें पुराने डिजाइन का एक विशाल पलंग, एक आदम कद शीशा और एक ड्रेसिंग टेबल, दो बड़े बड़े अलमारी, अटैच बाथरूम भी था। अजय को हंसी आ गई कि वह अकेली जान इतने बड़े कमरे का क्या करेगा। एक बैठक भी था, जहाँ केवल दो कुर्सियां थी। रसोई में बर्तन तो नहीं थे, लेकिन चालू हालत में एक पुराना फ्रिज था और एक गैस चूल्हा। कुल मिलाकर अजय के लिए काफी था। चौकीदार श्यामू ने कहा कि उसकी पत्नी और बहू घर की सफाई और खाना बनाने का काम संभाल लेंगे। रात उन्होंने खाना दिया और अजय खाकर सो गया। अगली सुबह उसके नए जीवन की शुरुआत थी। जिस संस्था के साथ वह जुड़ा था, वह उसे एक मासिक तनख्वाह दे रहे थे और साथ ही जरूरी दवाइयाँ आदि भी। पैसे थोड़े ही थे, लेकिन उसके अकेले को गुजारने के लिए काफी थे। अजय ने नीचे के बरामदे को दवाखाना बना दिया, जहां वह शाम को मरीज देखता। सुबह वह बाइक लेकर हर रोज एक गांव में जाता और वहां के मरीज देख आसपास के कई गांवों में अब वह जाने लगा था। हर गांव के सरपंच और बाकी शिक्षित लोगों के पास उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बुलाया जा सके। रात को वह अपनी पसंद की किताबें पढ़ता या अपनी पसंद के गाने सुनता। अजय की जिंदगी का सफर वैसे ही चल रहा था, जैसे उसने कल्पना की थी। 2 साल बीत चुके थे। अजय बनारस 4-6 महीनों में एक आध बार जाता। सुमेश से सामना हो तो बस हालचाल पूछ लेता। सुमेश ने एक बार अजय से शादी के बारे में बात की, तो वह नाराज होकर वापस चला आया। एक दिन अजय के पास सुमेश के मैनेजर रवि का फोन आया और उसने कहा कि सुमेश ने उसे अगले दिन जरूर बुलाया है। अजय अगले दिन इस आशंका में भागा भागा गया कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो गई हो। जब वह घर पहुंचा तो पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर पहुंचा तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसे देखते ही सुमेश ने कहा, आ गए बेटा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अजय अपने कमरे में गया तो एक शानदार शेरवानी रखी हुई थी। अजय सोच रहा था, आखिर पापा किस बात की पार्टी दे रहे हैं। अजय तैयार होकर नीचे आया तो किसी ने कहा, भाई दूल्हा हो तो ऐसा बिल्कुल हीरो लग रहा है। अजय को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पापा, ये सब क्या है? अजय, तुम्हारी आज शादी है। ये क्या मजाक है पापा? मजाक नहीं, हकीकत है। यहाँ चारों तरफ मेहमान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि मेरी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पापा आप। इसके पहले कि वह कुछ कह पाता, पास पड़ोस की औरतें उसे लगभग खींचते हुए ले गए। आंगन में मंडप बना था, वह उसे बैठा दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अजय को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह गुस्से में घूरता हुआ सोमेश को देख रहा था। थोड़ी देर में लाल साड़ी में लिपटी दुल्हन उसके पास लाकर बैठा दी गई। शादी की रस्में होती गई और अजय जैसे रोबोट की भांति सब करता गया। शादी संपन्न होने के बाद उसे और उस लाल पोटली को एक जगह बैठाने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगी। सब लोगों के जाने के बाद सोमेश आए और बोले, जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज, लेकिन यकीन मानो, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा किया है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप शादी करवाना चाहते थे ना, हो गई। अब ना मुझे आपसे वास्ता है, ना ही इस शादी से। अजय ने गले से खींचकर फूलों की माला तोड़ दी और उन्हीं कपड़ों में घर से बाहर निकल गया। गांव पहुंचने के बाद उसने खुद को काम में पूरी तरह से झोंक दिया। ना तो नहाने खाने की सुध, ना सोने की। रात दिन वह जैसे अपना गुस्सा भूलने की कोशिश में पागल सा हो गया था। 1 महीना हो चुका था। एक शाम जब वह मरीजों को देख रहा था, एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसने देखा कि उसके पिता गाड़ी से उतरे। अजय ने बाहर आके गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी अमानत छोड़ने आया हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें से एक दुबली पतली सी लड़की उतरी। ड्राइवर ने डिक्की से 2 बैग भी निकाल कर बाहर रख दिया। इसे आप यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम रखो या फेंक दो, मारो या जो भी करो, तुम्हारी मर्जी। ना तो यह इस घर में घुस सकती है, ना मेरी जिंदगी में। अजय और कुछ कहता उससे पहले सोमेश अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अजय गुस्से में घर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया।
अजय की पत्नी वही बाहर अपने सामान के साथ बैठी रही। करीब 2 घंटे बीत गए। अजय अपने कमरे में गुस्से से चहलकदमी कर रहा था। उसने यूं ही बाहर खिड़की से देखा तो देखा वह लड़की दालान में बैठी हुई थी। अपने आंचल को वह कसकर लपेट रही थी, शायद ठंड से बचने के लिए। एक पल को अजय का दिल पिघल गया। इस बेचारी का क्या कसूर? यह मैं क्या कर रहा हूँ? एक अकेली लड़की को रात में बाहर छोड़ दिया उसने। श्यामू काका चौकीदार की पत्नी सरस्वती काकी को आवाज लगाई और बोला कि उस लड़की को लाके कमरे में सुला दे। वह एक चादर तकिया लेकर नीचे आया। बाहर का दरवाजा खोलकर वह अपने क्लिनिक में जाकर सो गया। सुबह उठकर जब वह ऊपर आया तो देखा वह लड़की नीचे जमीन से बिस्तर उठा रही है। अजय को देखकर वह चुपचाप उठ खड़ी हुई। अजय ने एक नजर डाली। दुबली पतली सांवली सी लड़की। चेहरे में सबसे आकर्षक थी उसकी आंखें, बड़ी बड़ी और बोलती हुई आंखें। वह कहीं से भी डरी सहमी सी नहीं लगी, बल्कि जीवंत, मानो उसे देखकर मुस्कुरा रही हो वो आंखें। अजय एक पल को ठिठक गया, फिर चुपचाप बाथरूम में घुस गया। बाहर आया तो वह कमरे में नहीं थी। अजय रोज की तरह नाश्ता करके निकल गया। शाम को आया, चुपचाप खाना खाकर अपनी चादर लेकर नीचे चला गया। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। वह ज्यादातर उसके सामने नहीं आती थी और जब भी दिखती उसकी बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखें बस मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर देती। उस शाम को वह किसी घर में मरीज देख रहा था कि बगल के गांव के सरपंच का फोन आया। डॉक्टर साहब, मेरा पोता पेड़ से गिर गया, पैर में चोट लगी है। मैं बस आपके दवाखाने पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आप पहुंच जाइए। मैं जहाँ हूँ वहां से करीब 1 घंटा लग जाएगा। मैं बस निकल रहा हूँ। बाइक भगाते हुए वह जल्दी से क्लिनिक पहुंचा। देखा तो वह लड़की बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रही थी। अजय को देखकर उसने कहा, खून काफी बह रहा था और आपको देर हो रही थी। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, एटीएस इंजेक्शन भी दे दिया है और पेन किलर भी। अब आप देख लीजिए। अजय का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने फिर उसे मुस्कुराकर देखा और अंदर चली गई। अजय फिर हतप्रभ खड़ा रह गया। फिर सामने लोगों को देखकर उसने दोबारा बच्चे को चेक किया और दवाइयाँ लिख दी। डॉक्टर साहिबा ने बहुत मदद की। सब जल्दी जल्दी हो गया। यह आपके लिए खेत से कुछ सब्जियां लाया था। अक्सर ही लोग इसी तरह सब्जी, फल, अंडे दे जाया करते थे। उनके जाते ही वह भागता हुआ अपने कमरे में आया। वह अपने कपड़े तह कर रही थी। आप आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, एमडी मेडिसिन। कहिए तो डिग्री दिखाऊं? उसने हंसते हुए कहा। आप आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। मुझे मुझे पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो पेशा कैसे पता होगा? कहकर वो बाहर जाने लगी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने अभी तक पूछा नहीं। उसके कहने का ढंग इतना सहज था कि बरबस ही अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? हाय, आई एम डॉक्टर माया सिंह। कहकर उसने अपना हाथ अजय की ओर हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। हाय, आई एम डॉक्टर अजय सिंह। कुछ पल की खामोशी। अगर हैंडशेक हो गया हो तो आप हाथ छोड़ सकते हैं, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ा। सरस्वती काकी की आवाज ने उसे जैसे बचा लिया। भैया जी, खाना लगा दिया है। रसोई के सामने बरामदे में एक टेबल और कुर्सी की व्यवस्था थी। आप नहीं खाएंगी क्या? खा लूंगी। आप मुझे सामने देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं रसोई में ही खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्लीज खाना ले आइए। माया चुपचाप खाना ले आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। अजय ने खाना खाते समय पूछा, मुझे समझ नहीं आया। आप तो पढ़ी लिखी लड़की, फिर आपकी जबरदस्ती शादी क्यों कराई गई? किसने कहा कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई? मतलब आपके माता पिता को मंजूर था? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे फैसले मैं खुद ही करती हूँ, माया ने आहिस्ता से कहा। ओह, आई एम सॉरी। फिर क्या, पापा ने आप पर कोई दबाव बनाया? आप तो मुझे जानते भी नहीं। इस ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ और क्या करता हूँ आपको पता था? खाते समय इतने सवाल। कहानी थोड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। फिर वही शरारत भरी मुस्कुराहट और हंसती हुई आंखें। अजय ने सिर को ऐसे झटका मानो खुद को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो। सरस्वती काकी सामने एक और कटोरी रख गई। क्या बात है काकी, खीर?
आज तक तो आपने कभी नहीं बनाई। भैया आज बहू जी ने पहली रसोई बनाई है, तो मीठे से शुरुआत करते हैं। अजय ने चुपचाप खीर खत्म की और धीरे से कहा, खीर बहुत अच्छी बनी थी। मुंह हाथ धोकर जब वह कमरे में आया, तो देखा माया नीचे अपना बिस्तर बिछा रही है। आप पलंग पर क्यों नहीं सोती? मैं तो नीचे क्लिनिक में सो रहा हूँ। वहां तो ठीक से हिलने की भी जगह नहीं है। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए। मैं नीचे ठीक हूँ। मुझे आदत है। एक शर्त पर। आप प्लीज इस शादी के रहस्य से पर्दा उठाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माया अपने बिस्तर पर बैठती हुई बोली, मेरी कहानी भी कुछ आपके जैसे ही है। मेरे पिता भानु प्रताप सिंह कोलकाता में एक सफल बिजनेसमैन थे। संयुक्त परिवार था। मेरे चाचा और पापा मिलकर बिजनेस संभालते, माँ और चाची घर को। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बहुत लाड प्यार मिलता था। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती और पापा सबको बताते कि मेरी बेटी ने कितना अच्छा रिजल्ट किया है। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक एक बार एक्सीडेंट में पापा चल बसे। तब मैं 14 साल की थी। पापा के जाते ही चाचा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि माँ के जेवर भी नहीं। माँ के मायके में भी कोई नहीं था। माँ के पास बस कुछ हजार रुपए थे और पहने हुए दो चार जेवर। माँ बस मुझे लेकर बनारस आ गई। 10 कमरों के शानदार बंगले से हम एक छोटे से किराए के कमरे में आ गए। माँ का बस एक ही सपना था कि मेरा सपना साकार हो जाए। माँ कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करती और मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देती। उसी से मेरे स्कूल की फीस भरी जाती और किसी तरह हमारा गुजारा चलता। माँ अंदर से बहुत टूट सी गई थी। माया की आंखें नम हो गई थी। उन मुस्कुराती आंखों में नमी अजय को पता नहीं क्यों बहुत बेचैन कर रही थी। धीरे से आंसुओं को पोंछकर माया ने कहा, जब मेरा मेडिकल में चयन हो गया, माँ बहुत खुश थी। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। उनमें से एक आपके पापा का ट्रस्ट भी था और मुझे वहां से हर महीने की स्कॉलरशिप मिल रही थी। सब कुछ मिलाकर कॉलेज की फीस और हमारा गुजारा चल रहा था। इस बीच माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। कॉलेज में भी कुछ डॉक्टरों ने मदद की, लेकिन माँ को बचा नहीं पाए। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पापा और माँ के साथ देखा सपना पूरा करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगी। अजय को आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए पाकर माया ने मुस्कुराकर कहा, अकेले आपने महान बनने का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा डॉक्टर अजय। कुछ और भी आप जैसा सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन आप पापा से कैसे मिली? किसी तरह एमबीबीएस होने के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई तो कुछ पैसे आने लगे और मेरा गुजारा चल जाता था। जब एमडी के लिए दाखिला हुआ तो एक बार में ही एडमिशन फीस देनी पड़ी, कुछ मेरी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर। ज्यादातर पैसे का इंतजाम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने स्कॉलरशिप ट्रस्ट में अर्जी दी कि मुझे कुछ अग्रिम पैसे की मिल जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके दफ्तर गई और उनसे विनती की, लेकिन जो यह देख रहा था उसने कहा, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वह कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़े गुस्से में दनाती हुई सीधे ट्रस्ट के कर्ता के कमरे में घुस गई। यहाँ मेरी पापा से मुलाकात हुई थी। वह पहले मुझे देखकर थोड़े नाराज हुए, पर उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने अपने कर्मचारी को बुलाकर मुझे एडवांस देने को बोला। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम का चेक भी दिया। मैंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं उधार समझकर रख लूं। जब मेरी प्रैक्टिस जम जाएगी तब सूद सहित वापस कर दूं। मैंने उनसे कहा कि सर इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं गांव में काम करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जानती हूँ कि वह आपको याद करके आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि फिर इसे मैं एक पिता का एक बेटी को तोहफा समझूं। उस दिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। मैंने उनसे कहा कि सर, तो फिर यह मेरी अमानत रही। मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगी। उन्होंने हंसकर कहा कि एक शर्त पर, कि तुम मुझे हर महीने मिलोगी और बताओगी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। यह सब सुनने के बाद
अजय का दिल अपने पिता के लिए तड़पा। कितना दुख दिया है उसने अपने पिता को। माया ने आगे कहा, फिर हर महीने मैं उनसे मिलने आती और हमारे बीच अपनापन बढ़ता गया। मैं उनमें अपने पिता को ढूंढती और वह मुझ में आपको। मेरी पढ़ाई जिस दिन खत्म हुई, उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इस घर में सच में एक बेटी बनकर आ सकती हूँ। फिर उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि क्या मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए इस घर से जुड़ सकती हूँ। मुझे उन्होंने यह भी बताया कि आप शादी करना नहीं चाहते और शादी के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अजय, आपके पिता आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। देखिए, शायद उनका तरीका थोड़ा गलत हो, पर वह केवल आपके बारे में सोचते हैं। आपका उनसे दूर जाना उन्हें खाए जा रहा है। बुरा मत मानिए, आपको उनसे ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। आप चाहे तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद माया ने मुस्कुराकर कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप चाहे तो मुझे अपनी पत्नी ना मानकर अपना सहकर्मी और दोस्त मान सकते हैं। अजय ने कहा, माया, आप सच में बहुत समझदार हैं और आपने जिस तरह पापा को समझा और संभाला, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। मैं कल सुबह ही पापा से बात करूंगा। आप सही मायने में दोस्त हैं। आपने मुझे सही आईना दिखाया है। फिर उसने घड़ी देखी तो रात के 1:30 बज रहे थे। काफी रात हो गई। आप सो जाइए। कल मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सब गांव में पहचान करा दूंगा। खासकर महिलाओं को आपके आने से बहुत फायदा होगा। सोते हुए अजय को लगा कि उसके मन से एक भारी बोझ हट गया है, पर अब दिल में एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज आने लगी थी। अगले सुबह फोन की घंटी बजते ही सुमेश ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अजय का फोन, वह भी इतनी सुबह। सब ठीक तो है ना? आशंकित मन के साथ उन्होंने फोन उठाया। हेलो पापा, आई मिस यू। कुछ पल दोनों तरफ चुप्पी और दोनों तरफ आंसुओं की नमी आ जाना। फिर कहा, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना? बेटा, मैंने ही कुछ जाती की है तुम्हारे साथ। मैं ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं जल्दी ही आपसे आकर मिलूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अजय ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ दिनों में मैं ही वहां आता हूँ। दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था कई दिनों से। सोमेश ने उत्तर दिया। तो आइए ना, जल्दी से। आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। हाँ, जल्दी ही आता हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आप आएंगे तो आपको सब बताऊंगा। ठीक है। माया को मेरा प्यार देना और खुश रहना तुम दोनों हमेशा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। फोन रख के अजय पीछे मुड़ा तो माया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मैंने अपने पापा को फिर से पा लिया। थैंक यू। चलिए, आपके थैंक यू का कोटा खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर ले। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलिए। रोज सुबह नाश्ते में अजय चाय के साथ कभी ब्रेड तो कभी बिस्किट खाकर चला जाता था। सुबह सरस्वती काकी के पास समय नहीं होता था। वह दिन में आकर सफाई करती थी और रात को खाना बनाती थी। देखा तो ब्रेड, अंडे, फल और साथ में सूजी का हलवा। इतना सारा सामान कहाँ से आया? आपके मरीज आपको फल, सब्जी, अंडे, चिकन सब दे जाते हैं। आपने खेत और फार्म से। वह सभी यह रसोई में रखे रखे कभी खराब हो जाते हैं तो कभी सरस्वती काकी उन्हें फेंक देती है या अपने घर ले जाती हैं। मैंने सोचा कुछ मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। बढ़िया है। और सूजी का हलवा तो मेरा मन पसंद है। आपको कैसे? ओहो, भूल गया था। आपके पास तो मेरा पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। दोनों हंस देते हैं। आप लंच कहाँ करते हैं? कहीं नहीं। मतलब सुबह 2 बिस्किट खाकर आपका सारा दिन कट जाता है? जहाँ जाता हूँ कोई चाय पिला देता है, कभी कोई फल खिला देता है। बस मेरा काम चल जाता है। मुझे तो बार बार भूख लगती है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, वहाँ रास्ते में कई ढाबे हैं। हम वहाँ खाना खा लेंगे। अजय ने हंसकर कहा। हाँ, आज तो वही खा लेंगे। कल से कुछ और सोचना पड़ेगा। अब रोज तो ऐसा खाना नहीं खा सकते। चलो जी, चलिए। दोनों बाइक पर अपने लक्ष्य के लिए निकल गए।
गांव की ऊंची-नीची रास्तों पर बाइक उछल रही थी। माया ने गिरने से बचने के लिए अजय की कमर और कंधे पर हाथ रखा, तो अजय को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सारा दिन अच्छा बीता। माया बहुत सी महिलाओं से मिली, कुछ तो खुद इलाज के लिए आगे आना ही नहीं चाहती थी। उसने बड़े सब्र से उन्हें समझाया। दोपहर को दोनों ने ढाबे पर खाना खाया। आज अजय को सच में ऐसा लगा कि जैसे पहली बार उसे कोई अच्छा दोस्त मिल गया हो। बहुत दिनों बाद उसके रूखे से जीवन में मानो बारिश की हल्की बूंदें बरसी हो। माया उसको बिल्कुल अपने जैसे लगी। दोनों अब साथ जाते, हर गांव में इलाज करते। शाम को क्लिनिक में जो मरीज आते, उन्हें देखते। जो खाली समय मिलता, दोनों दुनिया जहां की बातें करते। माया कुछ बच्चों को शाम को पढ़ाई में भी मदद करती। उसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता था। चौकीदार की पोती पोता तो एकदम माया की परछाई बन गए थे। रात दिन भाभी भाभी कहकर आगे पीछे घूमते। माया भी उसी संस्था के साथ जुड़ गई थी जिसमें अजय था। एक दिन अजय ने हंसते हुए कहा, यार बच्चे तुमसे इतना कैसे हिल मिल जाते हैं। मैं जब चेक करता हूँ तो रोते हैं, और जब तुम हैंडल करती हो तो चुप हो जाते हैं। अरे, ऐसी जंगली जैसी शक्लें बनाकर रखोगे तो बच्चे तो क्या, बड़े भी पास नहीं आएंगे। अपनी बड़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अजय ने कहा, क्यों, ये तो बढ़िया लुक है। एकदम मॉडल टाइप। मॉडल नहीं, एकदम जंगली। अच्छी खासी शक्ल है, पर पता नहीं क्या कर रखा है। लगता है कि बीवी छोड़कर भाग गई है। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि अजय को जोर से हंसी आ गई। अगली सुबह जब अजय फ्रेश होकर निकला तो एकदम क्लीन शेव, बाल करीने से सेट। माया ने उसे देखा तो आंखें बड़ी करके देखकर मुस्कुरा दी। अजय ने पूछा, अब जंगली लग रहा हूँ या मॉडल? जब बच्चों का चेकअप करोगे तो देख लेना, पास आ रहे हैं या नहीं। बच्चों का बाद में सोचेंगे। पहले यह बताओ कोई बड़ा पास आएगा या नहीं। वह राम सिंह काका और सरपंच जी, और वह 80 साल के दादा है ना, उन पर ट्राई कर लेना। माया ने भोले बनते हुए कहा, और बीवी, वह भाग जाएगी या रहेगी? अगर आप अब जल्दी से नाश्ते के टेबल पर ना आए तो बीवी पक्का भाग जाएगी। कहते हुए माया ने मुंह बनाया और हंसते हुए भाग गई। अजय मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला। एक सुबह सुमेश का फोन आया कि वह 2 दिन बाद आ रहे हैं। अजय और माया बहुत खुश हो गए। अजय ने कहा, चलिए शाम को कहीं घूमने चलते हैं। एक नया पलंग और कुछ जरूरत का सामान ले आएंगे। अगले दिन माया ने सोमेश के लिए बहुत प्यारा से एक कमरा सजाया। कुछ भी बहुत महंगा नहीं था, लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण था। अजय कमरा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने माया से कहा, माया, आपने इस मकान को घर बना दिया है। थैंक यू। उसकी आवाज में बहुत सच्चाई थी, जो माया के दिल को छू गई। डॉक्टर साहब, अब अगली बार आपने थैंक यू कहा तो हमारी दोस्ती खत्म। हमारे देश में गाँवों की कमी नहीं है। मैं कहीं और जाकर प्रैक्टिस कर लूंगी। माया ने हंसकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओके डॉक्टर, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ बहुत से मरीजों को आपकी सख्त जरूरत है। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर मन ही मन बोला, और शायद किसी डॉक्टर को भी। सोमेश उनके पास आकर बहुत खुश हुए। अजय तो प्यारा था ही, लेकिन माया को भी सच में बेटी की तरह ही प्यार करते थे। आते ही माया पापा बोल उनके गले लग गई। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? ये तुझे परेशान तो नहीं करता? मैं ठीक हूँ पापा। यह डॉक्टर साहब थोड़े खड़ूस जरूर हैं, लेकिन इतना भी परेशान नहीं करते। माया ने अपने शरारती अंदाज में जवाब दिया, क्या मैं खड़ूस? और पापा आप शायद भूल गए हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, और आप इसे गले लगा रहे हैं, और मैं बेचारा बस सामान उठा रहा हूँ। अजय ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम दोनों ही मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हो। कहकर सोमेश ने अजय को गले से लगा लिया। अजय सुमेश का सामान ऊपर उनके कमरे में ले गया और माया चाय बनाने लगी। अजय ने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा आपको इस छोटे से कमरे में असुविधा तो नहीं होगी? सुमेश ने कहा, बेटा तुम शायद भूल गए हो कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इससे भी छोटे कमरे में काटी है। शहर तो मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यही बसती है। आज शाम मैं दोबारा उसी जगह जाना चाहता हूँ, और तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। शाम को जब वह उनके गांव पहुंचे तो अपने पुराने घर के सामने जाकर दोनों पिता पुत्र भावुक हो उठे। उन्हें देखकर माया की आंखें भी नम हो उठी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर सोमेश बोले,
अजय, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक नर्सिंग होम बनाने की परिकल्पना की थी। मैं आज भी वही करना चाहता हूँ। मैंने यह जगह और इसके आसपास की जमीन खरीद ली है। मैं कहता हूँ कि यह वैसा ही अस्पताल बने जैसा हमेशा से तुम चाहते हो। मैं एक ट्रस्ट भी शुरू कर रहा हूँ जो इसका पूरा खर्च उठाएगी। पापा, क्या सच में? मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। यह तो जैसे आपने हमारा सपना साकार कर दिया। मुझे यह बहुत पहले ही करना चाहिए था। सच कहूँ तो जब से मैंने यह निश्चय किया है, एक अलग ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कभी-कभी बच्चे भी माँ-बाप को सही राह दिखा देते हैं। अजय आगे बढ़कर अपने पिता को गले लग गया। सुमेश ने आगे कहा कि हम इसी सप्ताह कोई अच्छा मुहूर्त देखकर भूमि पूजन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसे बनने में करीब साल तो लग ही जाएगा। इसी बीच एक और छोटा सा तोहफा है तुम दोनों के लिए। इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। माया और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। वह पूरी कोशिश कर रहे थे सुमेश को उनके रिश्ते की असलियत न पता चले। मैंने एक मोबाइल क्लिनिक भी लिया है तुम दोनों के लिए। इसके साथ तुम लोग कुछ सुविधाएं आसपास के गांव तक पहुंचा सकते हो। मैंने एक ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी है जो यही पास के गांव का रहने वाला है। घर चलकर तुम दोनों देख लो उसमें और कुछ भी चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच पापा। आपने तो जैसे मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। 4 दिन बाद भूमि पूजन का मुहूर्त निकला। सोमेश और अजय तैयार हो गए। दोनों नर्सिंग होम का प्लान साथ में देख रहे थे और माया का इंतजार कर रहे थे। चलिए, मैं तैयार हूँ। अजय ने माया की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। रोज माया सलवार कुर्ता पहनती थी और एक छोटी सी बिंदी लगाती थी। आज उसने लाल बॉर्डर और नीले रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले रखे थे, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में एक पतली सी चैन, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। अजय का दिल पता नहीं क्यों जोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ, चले? हड़बड़ाते हुए अजय ने कहा कि चलिए। पूजा के वक्त बार बार अजय की निगाहें माया पर जाती थी। उसकी हमेशा से आकर्षक आंखें आज काजल लगा के और भी प्यारी लग रही थी। शाम को घर पहुंचकर सोमेश जी थोड़ा आराम करने चले गए। अजय जब कमरे में पहुंचा तो माया आईने के सामने अपने जेवर उतार रहे थे। अजय उसके पीछे गया और झुककर उसके कान में धीरे से बोला, आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, रोज लगाया कीजिए। कहकर वह बाथरूम में घुस गया। माया ने आईने में देखा और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। अगले दिन सोमेश जी वापस जा रहे थे। सुबह वह अजय के साथ वॉक पर गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम और माया साथ काम कर रहे हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ कमी है। अजय ने चुपचाप आंखें झुका ली, कुछ नहीं बोला। बेटा, मैं जानता हूँ तुम शादी के खिलाफ थे और मैंने यह शादी जबरदस्ती तुमसे करवाई। लेकिन बेटा, मेरी एक बात याद रखना। तुम्हें शायद आज यह समझ ना आए, लेकिन एक हमसफर के बिना जिंदगी क्या होती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी आवाज में दर्द अजय को सुनाई दे रहा था। जी पापा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। सोमेश जी के जाने के बाद अजय बहुत देर तक सोचता रहा अपने और माया के बारे में। उसने कभी लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो शादी कभी करनी ही नहीं थी। लेकिन फिर माया को देखकर उसके दिल में यह अजीब प्यारा सा एहसास क्यों जागता है। और माया, वह उसके बारे में क्या चाहती है? उसने तो यह शादी सिर्फ इसलिए की है जिससे वह अपने लक्ष्य पर काम कर सके। वह तो उसे सिर्फ अपना दोस्त और सहकर्मी मानती है। नहीं, वह उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। कुछ तो अजीब सा एहसास था जो उसे माया की ओर आकर्षित कर रहा था, परंतु खुद का और साथ ही माया का लक्ष्य उसे रोक रहा था। एक शाम अचानक गौरव, जिसका यह घर था, आ पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी भूमि भी थी। भूमि कॉलेज में अजय और गौरव की क्लासमेट थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी की। अजय दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे गौरव, भूमि, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे, हम कुछ दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे थे। सोचा तुम लोगों से मिलते चले। अंकल ने बताया कि तेरी शादी हो गई है। तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इतना गैर हो गया क्या? गौरव ने नाराजगी जताते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है यार? लेकिन यकीन मान, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जाने दे, बाद में बताता हूँ। तुम दोनों अंदर तो चलो।
हाँ हाँ भाई, भाभी जी से भी तो मिलना है। पता तो चले कौन है जिन्होंने हमारे विश्वामित्र की तपस्या भंग की। गौरव ने कहा, और साथ ही अजय का एक मुक्का उसकी पीठ पर पड़ा। सब हंसते हंसते अंदर पहुंचे। लोगों की आवाज सुन माया रसोई से बाहर निकली तो उसे देखते ही गौरव और भूमि एक साथ बोले, माया तुम? अजय ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग जानते हो माया को? गौरव ने कहा, जानते हो मतलब? अरे बाबा, हम अब अपने ही कॉलेज के जूनियर हैं, तो जाहिर सी बात है। और भूमि और माया तो एक ही बेंच पर बैठते हैं। अब चौंकने की बारी अजय की थी। उसने प्रश्नवाचक आंखों से माया की ओर देखा। माया ने उसे बस एक नजर देखा और आगे बढ़ गई। और फिर गौरव और माया की आवभगत में लग गई। बातों बातों में गौरव ने कहा, यार, तुम दोनों हमारे साथ शिमला क्यों नहीं चलते? तुम लोग तो शादी के बाद कहीं गए भी नहीं हो शायद। अरे, फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? यार, तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ रहना है। कभी कभी तो डॉक्टर भी छुट्टी डिजर्व करते हैं ना। 3 ही दिनों की तो बात है। माया, तुम ही समझाओ इसे, वरना इस बोरिंग इंसान का बस चले तो 100 साल भी एक कमरे में किताबों के साथ बंद रह सकता है। गौरव की इस बात पर सभी हंसते हैं। अजय ने माया की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर कहा, चलो फिर चलते हैं। पैकिंग करनी पड़ेगी। और मैं कुछ लोगों को बता भी देता हूँ कि मैं अगले 3 दिन यहाँ नहीं हूँ। गौरव ने कहा, तब तक मैं होटल में एक कमरा और बुक कर लेता हूँ। अगले कुछ घंटे तैयारी और हंसी कह कह में निकल गए। रात को दोनों सहेलियां एक कमरे में सो गई और अजय और गौरव देर तक पुराने दिनों की बातें करते रहे। अगली सुबह चारों गौरव की गाड़ी में शिमला के लिए निकले। बीच में हरिद्वार में थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ चले। खूबसूरत दृश्य और दोस्तों का साथ चारों को एक ताजगी का अनुभव करवा रहा था। बातों ही बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। करीब 1 बजे वह शिमला पहुंचे। होटल में सामान रखकर मॉल रोड पहुंच गए। घूमने के लिए इससे अच्छी जगह क्या थी। इधर उधर घूमकर खाना खाकर दोनों दंपति अपने अपने कमरों में पहुंच गए। कमरा खूबसूरत था, लेकिन एक बेड ही था। कोई सोफा भी नहीं था। दोनों चुपचाप कपड़े बदलकर बेड के दो सिरों पर लेट गए। अजय ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आकर। हाँ, रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक अच्छा लग रहा है। एक बात पूछूं कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि मैं आपके ही कॉलेज से हूँ? अब ये मत कहना कि मैंने पूछा नहीं। क्यों नहीं? माया खिलखिला के हंस पड़ी। पर सच कहो तो वजह यही है यार। तुम भी ना। मेरा मतलब है आप भी ना। तुम ज्यादा अच्छा है। तुम ही कहिए, एक शर्त पर, कि तुम भी मुझे तुम कहोगी। चलिए, मतलब चलो, ये भी मंजूर है। तो अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुझे एक बार में बता दो कि मुझे क्या क्या पूछताछ करनी है। मुझे सीधी सीधी बात ही समझ आती है यार। मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। ठीक है, जो चाहे पूछ लो। बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दूंगी। सच कहूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं तुमसे मिला हूँ। पर क्या तुम मुझे जानती थी? मेडिकल एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर और कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट को तो सारे ही जानते थे, खासकर लड़कियां। माया ने शरारत से कहा, हम कभी मिलते तो मुझे जरूर याद रहता। तुम जितनी लड़कियों से मिलते हो, वह सारी याद रहती हैं क्या? माया ने आंखें घुमाते हुए कहा। अजय झिझकते हुए बोला, अरे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो शायद ही लड़कियों से बात करता था। भूमि को जरूर जानता था, गौरव की वजह से। फिर मैं भला क्यों याद रहूंगी? क्योंकि क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखों को भूलना थोड़ा मुश्किल है। अजय ने धीरे से कहा। माया ने शरारत से कहा, इतने भी सीधे साधे इंसान नहीं हो। अजय मुस्कुरा दिया। माया ने कहा, काफी रात हो गई है, सो जाते हैं। अरे लेकिन मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। फिर तुम कहोगी कि मैंने पूछा नहीं। क्यों नहीं? बाकी कल। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से गायब थी। मन ही मन कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए कब नींद के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। सुबह अजय की नींद बहुत जल्दी खुल गई। सबसे पहले उसकी नजर माया पर पड़ी। कितनी प्यारी और मासूम लग रही। एक लंबी सांस लेकर वह बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बालकनी में आ गया। सामने देखा तो बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नजर आ रही थी। मन भर गया यह खूबसूरत नजारा देखकर। माया भी उठ गई थी और बाहर आई। अजय ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। कितना खूबसूरत मौसम है ना? वॉक पर चलोगी? हाँ चलो। मैं एक शॉल ले लूं, तुम भी एक जैकेट पहन लो। बाहर ठंड है। बहुत ही प्यारा मौसम था। कोहरे की चादर ओढ़े पेड़,
ठंडी ताज़ी हवा, बर्फ से ढके पर्वत एक सुकून दे रहे थे। चलते-चलते अजय ने कहा, तुमने मेरी कल की बात का जवाब नहीं दिया। अब तक वही अटके हुए हो। माया ने आंखें नचाते हुए कहा, हाँ जानती थी। आपको कॉलेज में बहुत बार देखा था। कुछ-कुछ सेमिनार भी अटेंड किए, जिसमें आपने पेपर्स प्रेज़ेंट किए थे। कहीं किसी फंक्शन में आपने अपनी इच्छा भी बताई कि आप क्या करना चाहते हैं। उस दिन लगा कि एक बार आपसे बात करने का मौका मिले तो अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि आपका पापा के साथ क्या रिश्ता है। एक बार पापा मुझसे पूछ रहे थे कि इस कॉलेज से तो लोग यहाँ बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तब अनजाने ही मैंने उनसे कहा था कि हमारे एक सीनियर है, डॉक्टर अजय सिंह, वह अभी यूपी के किसी गाँव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पापा यह सुनकर मुस्कुरा दिए थे। बेंच पर बैठते हुए माया ने कहा, जेब में हाथ डालकर एक पेड़ के सहारे खड़े होते हुए अजय ने कहा, लगता है पापा तभी से कुछ खिचड़ी पकाने लग गए थे। तो जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी इस नाच चीज से होने वाली है, तो तुम्हें कैसा लगा? पापा ने उस दिन मुझे उनके घर पर बुलाया था। ड्राइंग रूम में आपकी बड़ी सी तस्वीर थी। पापा ने मुझसे पूछा, इसे जानती हो क्या? मैंने कहा, हाँ, यह तो डॉक्टर अजय है। तब उन्होंने कहा कि यह मेरा बेटा है, थोड़ा पागल है, तुम्हारी ही तरह, लेकिन उसके जैसा दिल के सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता, तो मैं उससे इजाज़त लेता, अपने बेटे से तुम्हारी शादी की। पर अभी अगर मैं तुमसे मेरे बेटे से शादी करने के लिए कहूँ भी और इससे पहले कि तुम जवाब दो, मैं बता दूँ कि वह शादी करना ही नहीं चाहता और अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे कर भी दी, तो वह इस शादी को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? माया ने अपने खास अंदाज में कहा। मैंने सोचा, ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब के लिए लड़कियां पागल होती हैं। मुझे फ्री में मिल रहा है, शक्ल भी ठीक ठाक है, तो चलो भाई शादी करके देख लेते हैं। तो हाँ कर दी। और सच कहूँ तो पापा ने जो लालच दिया था बेटी बनाने का, मैं इनकार नहीं कर सकी। अजय हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। इतना सब कुछ हो रहा था उसकी पीठ पीछे और वह इस सब से बेखबर था। तभी अचानक उसके कानों में माया की आवाज आई, चलो, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हो तो वापस चलें। माया ने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो अजय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। माया, तुमने तो सब कुछ जानने के बाद भी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मैंने जो किया वह बहुत गलत था। तुम्हें या किसी भी लड़की को शादी करके और बिना किसी गलती इस तरह पीछे छोड़ आना गलती ही नहीं कहा जाता है, बल्कि कायरता है। मैंने इस गलती के लिए तुमसे अभी तक माफी नहीं मांगी। क्या मेरी इस गलती के लिए तुम मुझे माफ कर सकती हो? अजय, मैंने कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। मैंने जो भी फैसला किया वह मेरा था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था और फिर तरीका भी गलत था। कोई भी इसी तरह रिएक्ट करता, फिर भी यह गलत था। मेरी नाराजगी अपने पिता से थी, लेकिन किसी भी लड़की का और वह भी अपनी पत्नी का यूं अपमान और तिरस्कार गलत था। मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो। अजय, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत थे और तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, तो तुम्हें और किसी की माफी की जरूरत नहीं। थोड़ा रुक के माया बोली, इससे क्या पता चलता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अब चले? चलो। माया का हाथ अपने हाथ में लेकर अजय ने वापस होटल की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। माया यह अजय का एक नया ही रूप देख रही थी। हंसता मुस्कुराता, गौरव और भूमि से छेड़खानी निकलता, कभी माया के प्लेट से पकौड़े और मोमो गायब करता और बात बात पर कहे कहे लगाता। अजय माया को पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, स्वभाव से। ढेर सारी भीड़, किताबों और अपने काम में डूबे रहने वाला अजय के व्यक्तित्व का यह पहला कदम माया के लिए एकदम नया था। भले ही उसने हमेशा अजय को यह दिखाया है कि उसने शादी यूं ही कर ली थी और इस रिश्ते को दोस्ती और सहकर्मी का नाम दिया हो। सच तो यह था कि अजय की ओर एक आकर्षण उसे हमेशा खींचता। शादी के बाद जब वह बनारस में सोमेश जी के पास थी, तब उसके बचपन के किस्सों में, पुरानी एल्बम में, उसकी किताबों में, गाने में वह अजय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अजय को जितना जाना, उसके बाद उसके लिए एक अपनापन और सम्मान दोनों का ही एहसास होने लगा था। और अब एक नया रूप, अजय का माया से माफी मांगना, यह सब मानो
एक नए गीत की धुन लिख रहे थे। 2 दिन बाद जब वह वापस पहुँचे, उनके रिश्तों में मानो एक नई ताज़गी आ गई थी। औपचारिकता का पर्दा हट गया था, लेकिन एक दूरी अभी भी बनी हुई थी। काम ने दोनों को फिर से व्यस्त कर दिया था। नर्सिंग होम का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। सोमेश जी हर 3-4 हफ्तों में उनके पास आ जाते थे। नर्सिंग होम के साथ ही एक छोटा सा घर भी तैयार हो रहा था उन दोनों के लिए। इस बार जब सोमेश जी आए तो उन्होंने माया से कहा, बेटा, तुम जिस तरह से घर को सजाना चाहती हो उस तरह से सजा लो। उसके लिए अगर तुम कुछ दिनों के लिए बनारस चलो तो आराम से ले सकती हो। माया ने अजय की ओर देखा। अजय ने कहा, पापा ठीक ही कह रहे हैं। तुम अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से सब ले लो। साथ ही जो नर्सिंग एजेंसी बाकी स्टाफ की व्यवस्था करेगी उनसे भी बात कर लेना। हो सके तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी ले लेना। माया ने कहा, पापा तो फिर आपके साथ ही चल देती हूँ। कल अगले दिन माया सरस्वती काकी को सारी हिदायतें देकर सोमेश जी के साथ चली गई। उसके जाने के बाद अजय का मानो सब कुछ खाली खाली लगने लगा। उसे बाइक की पिछली सीट खाली लगती, उसे सुबह की चाय बहुत अकेली लगती। वह उसके कपड़ों को छूकर देखता, मानो उन्हें माया की ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। माया से रोज ही फोन पर बात होती थी, लेकिन वह बोलती हुई आंखों को ढूंढ रहा था। उनके बिना सब कुछ खामोश सा था। 5 दिन हो गए थे माया को गए। अजय को ऐसा लगने लगा था मानो बरसों हो गए हैं उससे मिले। आज एक मरीज की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए उसका ध्यान तारीख पर गया तो वह चौंक उठा। कुछ ही पलों में उसने एक निर्णय लिया। 4 घंटे बाद अपने एक छोटे से बैकपैक के साथ वह बनारस की बस में बैठा। सुबह सुबह वह बस अड्डे पर उतरा और एक ऑटो लेकर घर पहुंचा। पूरे 1 साल पहले वह इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से वह यहाँ आया ही नहीं। अपने पिता के साथ सारी बातें सुनने के बाद वह उसके पास आते रहे। घर के अंदर कदम रखते हुए उसने सोचा कितना कुछ बदल गया है उसके जीवन में। इस 1 साल में अंदर आते ही सबसे पहले सुमेश जी को देखा। वह सुबह ही वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। अजय को देखते ही एक प्रसन्नता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई थी। अरे अजय, तुम बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं बस वॉक के लिए निकल रहा था। चलो तुम आ गए हो तो साथ चाय पीते हैं। नहीं नहीं, आप वॉक पर जाइए, फिर आराम से बातें करते हैं। मैं तब तक सबसे मिल लेता हूँ। सुमेश जी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। और सुनो, तुम्हें जिन सबसे मिलना है वह सब ऊपर तुम्हारे कमरे में है। पापा आप भी। अजय झेपता हुआ ऊपर कमरे की ओर भागा और धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। माया अभी अभी नहाकर निकली थी, गुलाबी साड़ी में लिपटी, खिड़की से बाहर देखती हुई, अपने गीले बालों को सुलझाती हुई कुछ गुनगुना रही थी। दरवाजे की आहट से माया ने पीछे मुड़कर देखा और इस अप्रत्याशित आगंतुक को देखकर उसके कदम अपने आप अजय की ओर भाग चले। एक कदम की दूरी पर खुद को रोकते हुए उसने कहा, तुम अचानक, क्या बात हुई? तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं। अच्छा जी, मेरा ही दाव मुझ पर ही। इतनी सुबह पहुंचे हो, मतलब रात में चले होगे। कुछ खाया था? रुको, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, कहकर माया जाने लगी। अजय ने पीछे से हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। माया की धड़कनें तेज होने लगी। उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर कर अजय ने झुक कर उसके कान में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था? भूल कैसे सकता हूँ? इस दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसने मेरा सोचने के नजरिए को ही बदल दिया। जिंदगी में कोमलता की बारिश कर दी, जिसने मुझे एक दोस्त दिया। लेकिन माया, मुझे एक दोस्त और एक सहकर्मी नहीं बल्कि एक हमसफर चाहिए। माया को धीरे से अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर अजय ने पूछा, बोलो, बनोगी मेरी जिंदगी की हमसफर? अपनी आंखों में खुशी और होठों पर प्यारे से मुस्कान लिए माया ने कहा, हाँ, मैं तो हूं ही तुम्हारी हमसफर। और वह अजय की बाहों में समा गई। कुछ दिन घर रहकर दोनों फिर से गांव लौट गए और जल्द ही उनका नर्सिंग होम बनकर तैयार हो गया। अब गांव में किसी को कुछ भी हो जाने पर शहर लेकर नहीं भागना पड़ता था। अब शांति को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई थी। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, परंतु जिस जगह वह पैदा होता है, अपना बचपन बिताता है, उस जगह को वह कभी नहीं भूलता। आपको अजय और माया की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।